सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एक नीट काउंसलिंग का जो 2024 में होगा उसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं कि स्टेट काउंसलिंग कैसे चलता है और साथ साथ में ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। आई नो कि वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, बट क्या करें, थोड़ा कॉलेज भी है तो दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है। बट हम कोशिश करेंगे आप लोगों को काउंसलिंग में जहाँ तक हो सके मेरे तरफ से हम पूरा तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। और साथ में आप लोग एक, हाँ, ज़्यादातर जो डिमांड था कमेंट सेक्शन में वो झारखंड काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड था और उसका चॉइस फिलिंग के लिए। तो उस पे भी वीडियो आ जाएगा, झारखंड के कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस पे भी वीडियो आ जाएगा। आज आज नहीं तो मतलब कल, नहीं तो परसों तक वीडियो दे आ जाएगा वो, ठीक है। और सबसे पहले जो है हम बोले थे पहले में कि जो भी आपको दिक्कत होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसका हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देंगे। तो सबसे पहले एक मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन आ रहा था वो था कि आप लोगों को, मतलब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि उनको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, उनको सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो और एक स्टूडेंट पूछे थे कि उनको सिर्फ स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो ऐसा कोई कंपलसन है क्या कि दोनों में पार्टिसिपेट करें? तो हाँ, आप लोग चाहें तो सिर्फ स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, या फिर आप लोग को चाहिए तो सिर्फ स्टेट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट कीजिए। दोनों में पार्टिसिपेट करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपका मर्जी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं इस वीडियो का पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, नीट काउंसलिंग टू 2024 में। तो नीट काउंसलिंग जो होगा ना इस साल, वो देखिए दो होगा, एक एमबीबीएस सीट बीडीएस और बीएससी नर्सिंग का, और आयुष कोर्सेज में। तो आयुष कोर्सेज में क्या क्या आता है? आयुष कोर्सेज में आपका बीए, एमएस, बीयू, एमएस, बीएच, एमएस, बीएस, एमएस, लाइक ये आयुर्वेदा हो गया, यूनानी मेडिसिन हो गया, होम्योपैथी हो गया, तो ये सब मेडिसिन आता है। तो आयुष में जो करता है ना वो डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग करवाता है, ठीक है। और स्टेट काउंसलिंग तो आप जानते हैं 85%, बट इसका हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। आज जो जरूरी है वो है एमबीबीएस बीडीएस सीट के लिए, ठीक है। तो एमबीबीएस बीडीएस सीट का जो काउंसलिंग होगा ना वो आपका जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है वो कौन करवाएगा? आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी करवाएगा, ठीक है। जबकि जो स्टेट का काउंसलिंग है वो आपका कौन करवाता है? स्टेट काउंसलिंग जो होता है 85% सीट्स के लिए वो स्टेट का रिस्पेक्टिव बॉडी करवाता है, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव काउंसलिंग बॉडी होता है स्टेट का, हर एक स्टेट का अलग अलग। लाइक आपका जो झारखंड के लिए होता है वो जेसीईसी बी करवाता है, वही बिहार के लिए बीसीईसी बी करवाता है। तो उसी तरह अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्टेट काउंसलिंग बॉडीज होता है, ठीक है। तो अब एमसीसी जो काउंसलिंग करवाएगा, तो एमसीसी किस किस सीट का काउंसलिंग करवाता है, एमसीसी का काउंसलिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। तो एमसीसी का जो काउंसलिंग का जो है ना, वो सबसे पहले एमसीसी जो है आपका ऑल इंडिया कोटा 15% सीट, जो स्टेट का जो सीट होता है ना स्टेट काउंसलिंग में, मतलब स्टेट का जो सीट होता है, मान लीजिए कि जैसे रिम्स रांची हो गया, तो रिम्स रांची में आपका 180 सीट है एमबीबीएस के लिए। तो उसका 15% सीट जो है ना वो एमसीसी का काउंसलिंग से होता है, जो ऑल इंडिया सारे स्टूडेंट एलिजिबल होंगे अदर स्टेट्स के भी। ठीक है। तो वो और ए आई क्यू जो होता है, ए आई क्यू 15% एमबीबीएस पीडीएस का सीट के लिए करवाएगा एमसीसी। दूसरा ईएसआईसी करके, ईएसआईसी के अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, तो उसका भी 15% जो है वो एमसीसी ही करवाएगा। बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटी, अब आप लोगों को पता नहीं होगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी समझिए, मतलब आप मान लीजिए कि प्राइवेट ही है। क्यों? क्योंकि इसका फीस जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कितना होगा? वही 10 लाख 15 लाख सालाना, एक साल का 10-15 लाख होगा, तो समझ लिए वही 50-60 लाख इस पर ही पहुंच जाता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी जो काउंसलिंग होता है सारा 100% सीट यही करवाता है। एएफएमसी का, तो एएफएमसी का जो कौन रजिस्ट्रेशन आप एमसीसी से होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू प्रोसेस और ये सब फिर एएफएमसी खुद करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन और इनिशियल प्रोसेस होगा, उसके बाद इंटरव्यू के बाद होता है एएफएमसी का आपका मतलब कि सिलेक्शन। अब बीएससी नर्सिंग का सारा सीट एमसीसी ही करवाता है। जो, हाँ, एम्स में एक बात याद रखिएगा कि एम्स में जो है ना कोई भी स्टेट रिजर्वेशन नहीं होता है, सारा का सारा सीट जो है वो एमसीसी फिल करेगा, और वो सारा ऑल इंडिया का सीट रहता है, उसमें कोई भी स्टेट रिजर्वेशन नहीं है। तो 100% सीट जो होता है वो ओपन रहता है, ऑल इंडिया का सीट है, ठीक है। अब आता है बीएचयू में, बीएचयू में भी कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब कैटेगरी रिजर्वेशन है, स्टेट का रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। बीएचयू में भी बनारस हिंदू, मतलब आईएमएस बीएचयू जो है ना उसमें भी 100% एमबीबीएस सीट जो होता है वो एमसीसी ही करवाएगा। इसमें भी कोई भी स्टेट कोटा का नाम पे स्टेट रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। और जिपमर, हाँ, जिपमर में जो है ना, जिपमर में स्टेट कोटा होता है, बट जिपमर का काउंसलिंग तो एमसीसी ही करवाएगा, जिपमर का काउंसलिंग पूरा सीट का एमसीसी ही करवाएगा। लेकिन जिपमर में याद रखिएगा, जिपमर में स्टेट रिजर्वेशन होता है, ठीक है। जिपमर में स्टेट का रिजर्वेशन भी होता है और ऑल इंडिया सीट तो होगा ही, तो जिपमर में आपको स्टेट रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो जिपमर दो है, एक जिपमर पौंडीचेरी बोलिए या पुडुचेरी, जो भी आप लोग बोलते हैं, जिपमर कराईकल हो जाएगा एक, ठीक है। उसके बाद एएमयू में,
तो ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसमें ओपन कोटा भी होता है और एएमयू का इंटरनल सीट्स भी होता है, ठीक है। उसके बाद जामिया का भी आपका एमसीसी ही काउंसलिंग करवाता है। अब आता है डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और एक ये आईपीयू का होता है। तो इसमें जो है ना, आईपीयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम लोग अच्छा से समझेंगे कि इसमें काउंसलिंग कैसा होता है। अभी बता देते थोड़ा सा ही। तो दिल्ली में जो है ना, ये सब सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो डीयू का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना जो 3 कॉलेजेस आते हैं, एक तो आपका मैमसी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, दूसरा यूसीएमएस आता है, और तीसरा एलएचएमसी लेडी हार्डिंग। तो ये जो एलएचएमसी जो है ना, ये सिर्फ एलएचएमसी जो होता है सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि एलएचएमसी जो होता है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। तो ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये 3 कॉलेज आता है। तो इसका काउंसलिंग कैसे होगा? तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है ना, इसमें 100% जो सीट है, पूरा का पूरा 100% सीट का जो काउंसलिंग है वो एमसीसी ही करवाएगा। ऐसा ये एमसीसी ही करवाएगा। बट आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो 15% सीट जो होता है ये ऑल इंडिया के लिए होता है, ओपन सीट है, ठीक है। कि इंडिया के कोई भी स्टूडेंट ये 15% सीट उठा सकते हैं, ये सब 3 कॉलेज में, ठीक है। और जो 85% सीट है, वो 85% जो सीट रहेगा वो डीयू कोटा में आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा में आता है। तो अब इसमें कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे डीयू कोटा में? तो डीयू कोटा में वो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जो कि मतलब कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जिनका दिल्ली डोमिसाइल है, और दिल्ली का डोमिसाइल है। और दूसरा, जिन्होंने 11th और साथ में 11th-12th जो होता है वो मतलब कि दिल्ली से किया हो, ठीक है। तो 15% सीट जो ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए होगा, और 85% सीट जो होता है वो दिल्ली के स्टूडेंट के लिए होगा, जो या तो डोमिसाइल उनका वहाँ से हो या फिर 11th और 12th वहीं से किया हो दिल्ली से, ठीक है। अब आता है आईपीयू में। तो आईपीयू में जो होता है आपका 5 कॉलेजेस होते हैं टोटल। एक तो आपका बीएमएमसी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, पीजीआईएमईआर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो न्यू दिल्ली आरएमएल दिल्ली का, ठीक है। एंड बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, दूसरा मतलब एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज, और दूसरा आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है ना, ये मतलब कि जो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनके रिलेटिव्स के लिए है, ठीक है। अब आता है आईपीयू का। तो वही बोले, आईपीयू में आपका 5 कॉलेजेस आता है ना, आईपीयू के लिए 5 कॉलेज आता है। तो ये 5 कॉलेजेस में आपका कौन काउंसलिंग करवाएगा? यहाँ पे तो आपको बोले कि जो डीयू यूनिवर्सिटी का कॉलेज है ये कौन करवाएगा? एमसीसी काउंसलिंग करवाएगा। लेकिन 15% भी वो करवाएगा, 85% भी वो करवाएगा। बाकी किधर किधर कोटा था वो तो आपको बता ही दी। अब आईपीयू में, तो आईपीयू में आपको अभी क्या बोले, आईपीयू में कितना टोटल होता है? आईपीयू में आपको बोले 5 कॉलेजेस होता है। 5 कॉलेजेस में जो 2 कॉलेज जो है, ये 2 कॉलेज जो होता है वो कौन करवाएगा? 2 कॉलेज में क्या आता है, एक बीएमएमसी और डॉक्टर आरएमएल। तो ये जो बीएमएमसी है और डॉक्टर आरएमएल का कॉलेज है, ये दोनों आपका 15% सीट हो या 85% सीट हो, दोनों ही कौन करवाएगा? एमसीसी ही करवाएगा। यहाँ भी आपका दोनों एमसीसी ही करवाएगा, ठीक है। ये 2 कॉलेज का, बीएमएमसी और आरएमएल का। और 85% आपको क्या बोले, 85% के लिए कौन एलिजिबल होगा? 85% के लिए जो होता है वो वही जो दिल्ली के स्टूडेंट है, जिनका दिल्ली का डोमिसाइल है, या फिर जो है आपका 11th और 12th उन्होंने दिल्ली से किया हो या दिल्ली से किया हो, ठीक है। अब दूसरा आपका जो, अब बोले थे आईपीयू में 5 कॉलेज आता है, तो बाकी जो 3 कॉलेज है, तो यहाँ पे 3 कॉलेज में क्या आएगा? बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, एनडीएमसी और आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसमें 15% याद रखिए और 85%। तो 15% जो सीट्स है ऑल इंडिया सीट, वो कौन करवाएगा? एमसीसी करवाएगा। और जो 85% सीट है वो कौन करवाएगा? आईपीयू करवाएगा। आईपीयू खुद से करवाता है, ठीक है। तो आईपीयू का वेबसाइट से आप ये 85% सीट इन 3 कॉलेजेस के लिए आपको आईपीयू से ही करना पड़ेगा। अगर आप 85% सीट जो आता है दिल्ली कोटा से, मतलब वो जो होता है, आप अगर एक मतलब कि बिलोंग करते हैं दिल्ली से, और या फिर 11th-12th आपका दिल्ली से है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिल्ली का 85% मिल जाएगा, ठीक है। एंड अब आता है स्टेट काउंसलिंग। तो स्टेट काउंसलिंग तो बहुत है, स्टेट का अलग अलग वेबसाइट होता है, अपना अपना वो लोग करवाते हैं। जैसे झारखंड के लिए आपका JCECEB करवाता है, उसी तरह आपका बिहार का BCECEB करवाता है, उसी तरह आपका जो है JEEE करवाता है। ये कौन करवाता है आपका? वो उड़ीसा के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं कि काउंसलिंग कैसे काम करता है राउंड वाइज। तो टोटल कितना राउंड होता है? तो ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होता है ना, इसमें टोटल 4 राउंड होता है। कितना राउंड होता है? टोटल 4 राउंड होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, पहला एमसीसी का फर्स्ट राउंड होगा, उसका सेकेंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा ऑल इंडिया कोटा का, और ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा।
उसी तरह जब एमसीसी का फर्स्ट राउंड हो जाएगा तो उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, स्टेट का फर्स्ट राउंड के बाद एमसीसी का सेकंड राउंड, एमसीसी का सेकंड राउंड के बाद स्टेट का सेकंड राउंड होगा, उसके बाद एमसीसी का थर्ड राउंड होगा, और उसके बाद एमसीसी का थर्ड राउंड के बाद स्टेट का थर्ड राउंड होगा, उसके बाद एमसीसी का स्टे वैकेंसी राउंड होगा। अब आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन हम पूरा डिटेल में ही बता रहे हैं। तो एमसीसी का जो काउंसिलिंग होगा ऑल इंडिया कोटा के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन वेबसाइट क्या है, तो ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, mcc.nic.in पे होता है। कहाँ पे होता है? mcc.nic.in पे। वही स्टेट का जो आपको बोले सेपरेट उसका वेबसाइट होता है। अब हाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, ताकि इसमें बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा अच्छा से बता रहे हैं और धीरे धीरे बता रहे हैं, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा, और फिर भी डाउट रहे तो कमेंट में पूछ लेना। तो सबसे पहले जो है ना कि मान लो जैसे अभी आपका रजिस्ट्रेशन का डेट आप लोगों को आ गया है, जो कि स्टार्ट आपका शायद 14 अगस्त से हो रहा है, ठीक है, 14 अगस्त से, इस पे तो हम वीडियो ही बना दिए। तो 14 अगस्त से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन तो होगा क्या। तो सबसे पहले जब एमसीसी का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मतलब कि पेमेंट ऑफ फीस करना है। तो हाँ, पेमेंट ऑफ फीस कितना है, तो अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए, तो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए है, तो जनरल कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस क्या होता है? 1000 रुपीज़। ये 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। वहीं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ होता है रजिस्ट्रेशन फी। वही जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है आपका फॉर गवर्नमेंट सीट्स के लिए, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे आपको कितना लगता है, वो आपको जनरल कैटेगरी से है तो वन मतलब 10,000 रुपीज़ लगेगा। और वही अगर आप रिजर्व कैटेगरी से लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको वो 5,000 रुपीज़ लगेगा। तो टोटल कितना हुआ आपका? 11,000 रुपीज़ लग रहा है आपका किसमें? जनरल कैटेगरी के लिए, और 5,500 रुपीज़ रिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें से आपका 10,000 रुपीज़ रिफंडेबल है, यहाँ पे 5,000 रुपीज़ रिफंडेबल है, ठीक है। तो ये आपको समझ गया पेमेंट। उसका चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग में आप लोग को कन्फ्यूजन रहता है, तो उसमें आपको क्या क्या कन्फ्यूजन है आप कमेंट कीजिएगा, हम अगर कोशिश करेंगे उस पर वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में, तो चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आपको प्रायोरिटी वाइज, रैंक वाइज आपको जो चाहिए, जैसे आपको पसंद है कि हमको मतलब कि मैमसी चाहिए, मौलाना आजाद चाहिए, उसके बाद आप डाले सेकंड में बीएमएमसी चाहिए, तो आपको आपका जो प्रायोरिटी है रैंक वाइज है, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करके डालते हो। अब चॉइस फिलिंग में आपको पूछते हैं कितना कॉलेज डाल सकते हैं, आपको 10 डालना है 10 डालो, 20 डालना है 20 डालो, आपको जितना डालना है उतना कॉलेज डाल सकते हो। पूरा 350 अगर कॉलेज है तो आप 350 कॉलेज भी, 350 कॉलेज भी डाल सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। आपको जितना बने उतना डाल। अब आता है चॉइस फिलिंग के बाद, चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉकिंग का टाइम दिया जाता है। तो अगर आप चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक खुद से कर दोगे तो कर देना, अदरवाइज जब डेट खत्म होता है तो चॉइस फिलिंग के बाद ऑटोमेटिक चॉइस लॉकिंग भी हो जाता है। अब आपका फिर ये सब करने के बाद रिजल्ट आएगा कि किस चीज़ का, अलॉटमेंट का, जो अलॉटमेंट लिस्ट की फर्स्ट राउंड में इन इन लोगों को कॉलेज मिला है, ठीक है। तो अब इस अलॉटमेंट लिस्ट में आपको क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि ऑल इंडिया कोटा, जो ऑल इंडिया कोटा एमसीसी का काउंसिलिंग है, तो यहाँ पे राउंड 1 का जो रिजल्ट आया उसमें दो चीज़ हो सकता है, या तो आपको सीट मिलेगा या तो आपको सीट नहीं मिलेगा। तो आपको सीट मिला या फिर आपको सीट नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिलता है, तो आपको सीट मिला, आपको सीट पसंद था, तो आपने क्या किया, वो उसमें एडमिशन ले लिया। और आपको सीट इतना पसंद था कि आपको आप बोले कि जैसे कि अगर जो रैंक मतलब कि जैसे ऑल इंडिया रैंक 40 होगा या फिर 40 होगा, जिसका 30 रैंक होगा, तो उसको तो आपका एम्स दिल्ली मिल जाएगा। तो उसको अगर फर्स्ट राउंड में ही एम्स दिल्ली मिल जाता है, तो वो फिर आगे राउंड में काउंसलिंग में क्यों जाएगा, ठीक है। तो वो अपना सीट से सेटिस्फाइड था, तो वो उसने क्या बोला कि हमको आगे अदर राउंड का काउंसलिंग में नहीं जाना है। तो नहीं जाना, तो उसने कोई अपग्रेडेशन नहीं करवाया। बट एक और स्टूडेंट था जिसको सीट मिला फर्स्ट राउंड में, और उसने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, और उसको मतलब कॉलेज में जाके रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किया। वहाँ पे वो उसने अपना जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था उसने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट किया, और वहाँ पे क्या बोला कि सर हमको आगे के राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना है, सो दैट हम और इससे अच्छा कॉलेज ले सके, इससे और अच्छा डिजर्विंग कॉलेज ले। तो वहाँ पे एक अपग्रेडेशन फॉर्म वो लोग फिल कराते हैं, आप अपग्रेडेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिससे आप राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें अपग्रेडेशन के प्रोसेस को हम लोग आगे में थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। और एक चीज़ क्या है, आपको सीट अलॉट तो हुआ, लेकिन आपको जो सीट अलॉट हुआ आपको वो पसंद नहीं है।
तो आप क्या कर सकते हो कि ये फ्री एग्जिट कर सकते हो। तो फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है? फ्री एग्जिट का बेसिकली ये मतलब होता है कि आपको सीट मिला बट आप वहाँ जाके रिपोर्ट नहीं करोगे कॉलेज में। तो क्या होगा, यहाँ पे फ्री एग्जिट इसलिए बोल रहे हैं कि आपने उस कॉलेज को रिपोर्ट नहीं किया, वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा बस। और आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी अभी जब्त नहीं किया जाएगा इसमें, इसलिए फ्री एग्जिट बोल रहे हैं, ठीक है। एंड अब आता है तो आपका क्या सेकंड, यही तो आपका बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको क्या हुआ कि सीट मिला ही नहीं। तो फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, तो अगर सीट नहीं मिला तो आप क्या कीजिएगा, आप नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाइएगा। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो होता है, आप ऑल इंडिया राउंड 2 में भी जा सकते हैं और यहाँ से आप स्टेट का राउंड 1 में भी जा सकते हैं। यहाँ से आप स्टेट का राउंड 1 में भी जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपने जो एडमिशन लिया और यहाँ फ्री एग्जिट किया, इन दोनों केसेस में भी आप स्टेट का राउंड 1 में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि स्टेट का राउंड 1 का काउंसलिंग, तो स्टेट का राउंड 1 का काउंसलिंग जो होता है ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 के बाद ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो स्टेट का राउंड 1 का काउंसलिंग में आपको क्या हुआ, आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, जो भी है आप यही सब प्रोसेस आप कर लिए, और उसके बाद दो चीज़ हो सकता है, आपको या फिर सीट मिल सकता है या फिर सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर सीट अलॉट हो जाता है आपको, देखिए यहाँ पे स्टेट का जो काउंसलिंग है, तो अगर सीट मिल जाता है तो आपको क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको सीट मिल गया और आपको क्या है यहाँ पे भी सीट मिला है, यहाँ पे भी सीट मिला है। तो अब आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपका स्टेट का राउंड 1 में भी सीट मिला ये, और यहाँ पे आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में भी आपको सीट मिला और आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया था। तो अगर आपको यहाँ से एडमिशन लिया और आपको यहाँ पे जाना है तो, और अपने कॉलेज में, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे जाके आपको पहले जो ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का काउंसलिंग से जो सीट मिला था वहाँ पे कॉलेज में जाके आपको मतलब रिलीविंग लेटर लेना है, वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। फिर से आप अगर मन हो तो यहाँ पे आप जा सकते हो, अदरवाइज आपका तो ये सीट तो है ही, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको स्टेट राउंड 1 का पसंद ना हो कॉलेज तो, ठीक है। तो आप और क्या, फ्री एग्जिट है तो आपको तो अभी कॉलेज नहीं है तो भी आप यहाँ से जा सकते हो, सीट नहीं मिला तो भी आप यहाँ से जा सकते हो, तो ठीक है, आप जा सकते हो स्टेट का राउंड 1 में। अब आता है सीट मिला तो आप दो चीज़ कर सकते हो, सीट आपको पसंद नहीं है तो आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हो, या फिर आपको सीट पसंद है तो एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपने एडमिशन लिया तो फिर आपको अगर सीट पसंद है तो वो आप अपग्रेडेशन पे आपको मन हो तो अपग्रेड करवा सकते हो, नहीं मन है तो अपग्रेड नहीं करवा सकते हो। तो आपको वहाँ पे भी अपग्रेडेशन के लिए बोलना होगा कि हमको अपग्रेडेशन करवाना, तो अपग्रेडेशन का आपको वहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। एंड एक और बात, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ राउंड 1 के काउंसलिंग में तो आपको फिर फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अब स्टेट, अब ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 हो गया, स्टेट का राउंड 1 हो गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में। तो अब ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में कौन कौन, हाँ एक बात और, अब हम बोले कि जो राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग में जाएगा, अब जो जिसको सीट, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है, मतलब कि फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसको राउंड 2 में सिर्फ चॉइस फिलिंग करना होगा, सिर्फ चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। अब आता है आपका ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का सीट में, ठीक है। तो अब ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में कौन कौन आ सकते हैं, तो आपको पहले ही बोले कि जो राउंड 1 में जिनको सीट मिला था वो अपग्रेड करवा के राउंड 2 में आ सकते हैं, राउंड 1 में सीट मिला था और अपग्रेड करा के राउंड 2 में आ सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने फ्री एग्जिट किया था, मतलब कि राउंड 1 में सीट मिला था और रिपोर्ट नहीं किया था, वो भी राउंड 2 में आ सकते हैं। और सीट मिला ही नहीं राउंड 1 में तो ये आ सकते हैं राउंड 1 में, राउंड 2 में मतलब। और ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मतलब राउंड 1 में और को पार्टी नहीं लिया था तो डायरेक्ट वो राउंड 2 में ही आ रहे हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के आ रहे हैं राउंड 2 में। तो मतलब कि जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया उसको फिर से वही पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, उसके बाद उनको पेमेंट करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, चॉइस लॉकिंग, फिर रिजल्ट आएगा। लेकिन ये तीनों जो राउंड 1 से, एक जिन्होंने राउंड 1 से अपग्रेड किया है, या फिर फ्री एग्जिट वाले, और जो जिनको सीट मिला ही नहीं, तो इन लोगों ने तो पहले से रजिस्ट्रेशन ये सब करवा रखा है, तो इनको सिर्फ फ्रेश चॉइस फिलिंग ही करना पड़ेगा, इन लोगों को सिर्फ फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है क्या कि राउंड 2 का रिजल्ट आ गया, तो राउंड 2 का रिजल्ट में आपको ये सब ध्यान देना है, ठीक है। तो ये देखिए ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का रिजल्ट, तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का रिजल्ट आया और उसमें वो स्टूडेंट जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था राउंड 1 में, तो जिन्होंने राउंड 1 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और उनको नया, मतलब कि एक न्यू सीट राउंड 2 में मिल गया,
तो राउंड 2 में जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, तो जैसे ही अपग्रेड आपको राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड होता है सीट, तो राउंड 1 वाला सीट कैंसिल हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो आपको राउंड 2 का ही सीट बचता है। तो अपग्रेडेशन आप अगर करा रहे हो तो सेकेंड राउंड में अगर अपग्रेड करवा रहे हो तो सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग में सिर्फ जो आपको पहले कॉलेज मिल चुका है उससे हायर रैंकिंग के कॉलेजेस को ही आप चॉइस फिलिंग में डालो, सो दैट अगर, क्योंकि राउंड 2 में जो कॉलेज मिलेगा उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड का जो भी कॉलेज मिला होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो कि आपको नया सीट मिला, तो आपने वहाँ जाके एडमिशन कर, आपको पसंद है तो आपने एडमिशन करा लिया। लेकिन हाँ, आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कॉलेज पसंद है तो आप सेटिस्फाइड हो, और आपको अपग्रेडेशन नहीं करवाना है तो आप अपग्रेड नहीं करवा रहे हो, ठीक है। आप जस्ट गए एडमिशन करवा लिए, डॉक्यूमेंट, हाँ। लेकिन जब अपग्रेडेशन करवाओगे, हाँ अपग्रेडेशन क्या, अपग्रेड जब करवाओगे तो फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में जब आपको कॉलेज, मतलब मान लो कि फर्स्ट राउंड में आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कि आपको VMMC मिलता है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। लेकिन सेकेंड राउंड में आपको MMC मिल जाता है, क्या मिलता है, मौलाना आजाद मिल जाता है। तो आपको क्या करना होगा राउंड 2 में, तो आपको पहले यहाँ VMMC से आपको पहले मतलब कि जो है आपको डॉक्यूमेंट जो है ना वो लेके आना होगा। तो VMMC से पहले आपको डॉक्यूमेंट लेके आना होगा। डॉक्यूमेंट लेने के बाद वहाँ रिलीविंग लेटर लेने के बाद आपको ये सब डॉक्यूमेंट आपको फिर MMC में सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला वहाँ पे आपको ये सबमिट करना होगा, ठीक है। तो वही तो बोले कि आपको अब पसंद है कॉलेज तो आप सेटिस्फाइड हो और वो आप अपग्रेड नहीं करवा रहे हो। लेकिन आपको जो है ना कॉलेज पसंद नहीं है, एक और चीज़ है कि आप यहाँ पे है ना कि एडमिशन लिए और आप उम्मीद कर रहे हो कि थर्ड राउंड में इससे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो हाँ आप बिल्कुल राउंड 2 से आप चाहो तो राउंड 3 में अपग्रेडेशन करवा सकते हो। ये 2023 से नया रूल है, ठीक है, इससे पहले नहीं था, बट अब 2023 से ही ये नया रूल ऐड किया गया है कि आप अगर चाहो तो राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड करवा सकते हो। तो राउंड 3 में भी अपग्रेड करवा सकते हो। यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आप राउंड 2 में भी अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको वो सीट पसंद नहीं है तो ठीक है ना, जो राउंड 2 में जो सीट मिला वो आपको पसंद नहीं पसंद है, तो आपको क्या होगा, जैसे ही आपको पसंद नहीं है तो आप क्या होगा, आपने एडमिशन नहीं लिया वहाँ जाके राउंड 2 में, बट आपका जैसे ही राउंड 2 में सीट अलॉट होगा और आपने अपग्रेड करवाया है तो राउंड 1 का सीट तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो और क्या होगा, साथ में आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना वो फोरफिट हो जाएगा। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने जो 10,000 या 5,000 जो जमा किया था वो जब्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो अगर आपने अपग्रेडेशन करवाया है और आप अपग्रेडेशन में सेकेंड राउंड का सीट नहीं लेते हैं तो फर्स्ट राउंड का सीट तो पहले ही कैंसिल हो चुका है और सेकेंड राउंड में आपने एडमिशन नहीं लिया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। बट आप अभी भी यहाँ से आप एलिजिबल हो राउंड 3 के लिए, ठीक है, आप यहाँ से राउंड 3 के लिए जा सकते हो। दूसरा, आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिला और आपने अपग्रेडेशन करवाया था राउंड 1 से, तो राउंड 1 से राउंड 1 से राउंड 2 में आपने अपग्रेड करवाया था, बट राउंड 2 में आपको नो सीट, कोई भी सीट नहीं मिला आपको राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिला राउंड 2 में। तो आप क्या करोगे, राउंड 2 में अगर सीट नहीं मिलता है आपको तो आपको याद रखना है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट राउंड का जो सीट था ना वो आपको अभी भी रिजर्व है, फर्स्ट राउंड का जो सीट है वो अभी भी रिजर्व है। तो राउंड 1 से आपने राउंड 2 में अपग्रेड करवाया बट राउंड 2 में आपको कोई सीट नहीं मिलता है, तो राउंड 1 वाला जो सीट है ना अभी भी आपका वो सेफ है, अभी भी वो आपका रिजर्व है, वो सीट अभी आपका गया नहीं। अभी भी आपके पास अब ऑप्शन है कि राउंड 2 में तो आपको सीट नहीं मिला, तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप राउंड 1 से राउंड 3 में भी जा सकते हो, राउंड 1 से राउंड 3 में आप अपग्रेड पे जा सकते हो। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है आप लोग नेक्स्ट बात आपका कि और स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट में कौन आएगा राउंड 2 में, तो अदर स्टूडेंट वो जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाया था राउंड 2 में या फिर जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया था फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो इनको सीट मिल गया या सीट नहीं मिला, तो अगर सीट नहीं मिला तो क्या करोगे आप, सीट नहीं मिला तो फर्दर राउंड में जाओगे, राउंड 3 के लिए जाओगे, स्टेट काउंसिलिंग में जाओगे। और अगर आपको सीट मिला तो आपके पास क्या ऑप्शन है, सीट मिला तो आप एडमिशन ले सकते हो, दो ऑप्शन है, या तो आप अपग्रेडेशन में नहीं जा सकते हो या फिर अपग्रेडेशन आपको कॉलेज मतलब कि आप चाहते हो कि और अच्छा कॉलेज मिले तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो राउंड 3 में, ठीक है। ये हो गया, राउंड 3 में जा सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये स्टेट का, तो स्टेट का राउंड 2 में, तो स्टेट का राउंड 2 में कौन कौन आ सकता है, ठीक है, स्टेट का राउंड 2 में कौन कौन आ सकता है। तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि स्टेट का राउंड 2 में आप लोग यहाँ पे राउंड 1 का जो है ना, राउंड 1 से अपग्रेड करवा के यहाँ पे आ सकते हो राउंड 2 में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीट नहीं मिलेगा तो आप फर्दर राउंड में जाओगे, आगे के राउंड में जाओगे, फर्दर राउंड ऑफ नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसिलिंग में जाओगे, ठीक है, नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसिलिंग में जाओगे। और वही अगर आपको सीट मिल जाता है तो आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि आपका जो है
यहाँ से, हाँ ये देख लो कि राउंड 2 में एक चीज आप समझ लो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत करता है स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम होता है। पहले क्या था ना कि जो राउंड 2 में जो है ना, राउंड 2 में अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो पहले क्या था कि आप एडमिशन लेने के बाद राउंड 2 में रिजाइन नहीं कर सकते हो, कॉलेज को छोड़ नहीं सकते हो एडमिशन लेने के बाद राउंड 2 में। इससे पहले था, बट अब 2023 से ये रूल चेंज हो गया है। एडमिशन लेने के बाद आपको टाइम दिया जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, उसके अंदर अगर आप चाहो तो रिजाइन कर सकते हो और आपको जो है कॉलेज से डॉक्यूमेंट वापस मिल जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप ये डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे आप स्टेट के राउंड 2 ऑफ काउंसिलिंग में अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट सीट मिल जाता है और आपको मान लो, यही तो बोले, यहाँ पे आपको क्या मिला था, आपको यहाँ पे VMMC मान लो मिला था, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, मैमसी मिलता है। तो अच्छा है ना, आपको दिल्ली कोटा से आपको मैमसी मिल गया और आपको ये बेटर कॉलेज मिल रहा है, तो आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है ना, आप यहाँ पे जाओगे। तो यहाँ पे आप एडमिशन यहाँ पे लेने के बाद अगर आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है जिसमें आप रिजाइन करके डॉक्यूमेंट लेके आप स्टेट में अगर आपको कॉलेज अच्छा मिला है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। और आपको कॉलेज पसंद है, ऑल इंडिया कोटा का ही कॉलेज पसंद है, तो आप यहीं रहो, क्या दिक्कत है, आपको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक बात आपको बता दें कि हाँ, कि यहाँ पे जो है ना, हाँ एक चीज़ यहाँ पे जो आप बोले ना कि यहाँ पे जो रिजाइन का डेट दिया आता है, एक रिजाइन का स्पेसिफिक डेट दिया आता है, तो रिजाइन का जो स्पेसिफिक डेट है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ना कि रिजल्ट जो है ये आपको, एक मिनट, यहाँ पे जो है आपको रिजल्ट कि ये जो रिजल्ट आया ना, ये आपका स्टेट राउंड का जो रिजल्ट आया वो 23 अगस्त मान लीजिए, यहाँ पे 3 अगस्त को आ रहा है, नहीं मान लीजिए 25, रुको एक मिनट टाइम देना, हाँ तो मान लो यहाँ पे 25 अगस्त को ये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको जो रिज़ाइन का डेट जो दिया है, वो रिज़ाइन का डेट आपको बोला है कि आप जो है कि यहाँ पे 20 से 24 अगस्त के बीच में ही रिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे फंस जाएगा ना कि आपको पता नहीं है कि स्टेट का जो राउंड 2 ऑफ काउंसिलिंग है इसमें आपको कौन सा सीट मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट तो 25 अगस्त को आ रहा है। ये हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं, ऐसा है नहीं, हम बता रहे हैं कि ऐसे फंस सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 25 अगस्त को आ रहा है और यहाँ पे रिजाइन करने का टाइम कितना दिया आपको, 20 से 24 अगस्त, तो आपको यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है कि आपको, और ऐसा होगा ना तब फंस जाएगा, ठीक है। बट लास्ट ईयर थोड़ा काउंसिलिंग मतलब कि टाइम टू टाइम ही चला था, तो ऐसा सिचुएशन तो मोस्ट ऑफ द स्टेट में नहीं आया था, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या करता था पहले एमसीसी अभी अच्छा ही काम किया था लास्ट ईयर, तो एमसीसी लास्ट ईयर अच्छा ही काम किया था, मतलब कि ये जो रिजल्ट है ना सेकेंड राउंड का, स्टेट का जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट है, एक मिनट, स्टेट का जो राउंड 2 का रिजल्ट है ना वो पहले ही आ जाता था, तो राउंड 2 का रिजल्ट पहले ही आ जाता था, ठीक है, पहले ही आ जाता है, जिससे कि ये जो रिज़ाइन का टाइम है ना उसमें आपको टाइम मिल जाएगा कॉलेज छोड़ने से। बताते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको दिक्कत है ना, एक मिनट, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे रेजिग्नेशन का जो टाइम है वो आपको दिया कितना, 23 से 25 अगस्त को दिया आपको कि रिज़ाइन आप कर सकते हो, ठीक है, कॉलेज छोड़ सकते हो और डॉक्यूमेंट ले सकते हो। और यहाँ पे जो रिजल्ट है ना वो आपको कितना को दे दिया, आपको ये मतलब 24 अगस्त को दे दिया, और ये बोला आप रिपोर्ट कर सकते हो 24 से 29 अगस्त में। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, पहले बोलते रहे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पे ठीक है ना, आपको यहाँ पे कितना दिया है कॉलेज छोड़ने का टाइम, 23 से 25 अगस्त में आप कॉलेज छोड़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका रिजल्ट पता लिया 24 अगस्त में, तो आपको तो यहाँ पता लिया कि भाई हमको स्टेट में ये मिल रहा है सीट, तो अब आपको अब चुनना है कि हम यहाँ जाएं यहाँ जाएं, क्योंकि आपको आपके पास ऑल इंडिया से राउंड 2 का भी सीट है और स्टेट राउंड 2 का भी सीट है, और आपके पास टाइम भी है, तो दोनों में से जो पसंद हो वहाँ पे आप जा सकते हो। तो यहाँ पे आप रिलीविंग लेटर लेके आप यहाँ पे स्टेट का राउंड 2 में जा सकते हो। अब आता है ऑल इंडिया राउंड 3 पे, तो आ जाइए ऑल इंडिया राउंड 3 के काउंसिलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में आपका राउंड 1 से जो राउंड 2 में अपग्रेड करवाए हैं वो भी राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए आ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट राउंड 1 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए भी आ सकते हो आप लोग,
ठीक है। अगर आपने बस अपग्रेडेशन, कॉलेज में अपग्रेडेशन फॉर्म जो है ना वो फिलअप कर लेना, ठीक है, अपग्रेडेशन फॉर्म। तो राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन, और राउंड 2 से राउंड 3 में, राउंड 1 से डायरेक्ट राउंड 3 में भी अपग्रेड करवा सकते हो। और एक बात, अगर आपने अभी तक जिनको सीट नहीं मिला है पहले के राउंड ना और कभी सीट नहीं मिला, तो वो भी आ सकते हो। जिनको नो सीट अलॉटेड, जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है वो भी आ सकते हो, ठीक है, राउंड 3 में, ठीक है। और कौन कौन आ सकते हैं, और जो अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन में पार्ट नहीं लिया, अभी तक कोई काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किए नहीं है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी के लिए भी आ सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। अब आता है कि राउंड 3 में, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज मिल जाए, राउंड 3 में कॉलेज मिलने के बाद, अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज मिलता है, कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आप राउंड 3 में कॉलेज अलॉट होने के बाद आप आगे के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये राउंड 3 जो होता है ना, राउंड 3 के बाद आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो अगर काउंसलिंग में आपको कोई सीट मिल जाता है। कहाँ पे, राउंड 3 में। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आप आगे फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसी में आप बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का क्या है, तो हम बोलेंगे कि आप लोग जो मोस्टली है ना, जिनका रैंक थोड़ा अच्छा है, ठीक है, जिनका रैंक आपका, अगर आपका रैंक है मतलब 15,000 18,000 के करीब है, 10,000 के करीब है, तो आप राउंड 3 तक काउंसलिंग करवा लो, ठीक है। और अब देखो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन आ सकता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन कौन एलिजिबल हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन कौन एलिजिबल है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ हो, कहीं भी कोई सीट अलॉट नहीं होना चाहिए आपको, तो ही आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आ पाओगे, तो ही आप स्ट्रे वैकेंसी में आ पाओगे, अदरवाइज आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड नहीं मिल पाएगा। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिनको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अभी भी आपको काउंसलिंग प्रोसेस अगर समझ नहीं आया है, हम बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश किए हैं, तो एक बार हम सजेस्ट करेंगे आपको कि थोड़ा बैक करके वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से सुन लो, और फिर भी कोई डाउट रह जाए काउंसलिंग से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ लेना, या फिर हम सजेस्ट करेंगे कि टेलीग्राम चैनल है ना या ग्रुप है जो भी, तो उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, क्योंकि जो भी छोटा मोटा नोटिफिकेशन आता है काउंसलिंग रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन हम डाल देते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे और भी स्टूडेंट है तो आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, सो दैट आप लोग काउंसलिंग में हेल्प होते रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम MCC का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ना, उसमें यही सब आपको एक बार दिखा देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक झारखंड का काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर और एक चॉइस फिलिंग के ऊपर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। और भी कोई वीडियो चाहिए होगा तो हमको कमेंट में बता देना। तो और टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।